हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उदित मिश्री। और आज हम आप लोगों के लिए पार्ट बी का चैप्टर नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लेके आए हैं। इसमें हमें आपको क्या क्या सीखना है ये चीज़ बताएंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या क्या हमें देखना है। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, लिमिटेशंस, कंप्यूटेशंस हम देखेंगे। डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारे पास है। जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारे पास है, इसमें टॉपिक था बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास मीनिंग है। मीनिंग को हम किस तरीके से क्लियर करेंगे कि मतलब क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। Balance sheet and statement of profit and loss do not provide information of inflows and outflows of cash during an accounting period. It is cash flow statement which gives this information. जैसा नाम है चैप्टर का कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसी तरीके से इसका काम भी है। कैश का फ्लो हम देखेंगे दो तरीके से होता है, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है ये, एक्टिविटीज़ 3 है, अच्छा खासा चैप्टर है थोड़ा, और आगे भी आप लोगों के लिए काम में आएगा। जब आप ग्रेजुएशन वगैरह में आप जाएंगे तो बहुत काम में आता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट, वो तो मीनिंग हमने आपको बता दिया कैश का फ्लो क्या होता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लो दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट। अब ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं दैट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर इनफ्लोज, वेयर एज ट्रांजेक्शन दैट डिक्रीज इट आर आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब जो हमारे पास से डिक्रीज कर रहे हैं वो आउटफ्लो हो गया, और जो इंक्रीज कर रहे हैं हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को वो इनफ्लो हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक्सेट्रा अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। करंट इन्वेस्टमेंट आर कंसिडर्ड एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अगर कोई स्पेसिफाइड ना हो तो उनको हम यूज़ कर लेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट को हम किसकी तरह यूज़ कर लेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को। हैंस आर इंक्लूड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब बार बार ये वाली याद आ रही है पिछले तीनों लाइनों में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर इंक्रीज हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो इनफ्लो, और डिक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या होता है वो चीज़ आपको बताइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS जो हमारे पास है उस 3 में रिवाइज कर दिया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट बी प्रिपेयर्ड आइदर बाई डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। तो आपके यहाँ डायरेक्ट मेथड है नहीं, आपके यहाँ सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, तो उसको आप किस तरीके से क्लियर करेंगे। शोइंग कैश फ्लो अंडर 3 हेड्स, नेमली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर आप पिछले 2 साल पहले का पेपर उठा के देखें तो आपको दिखेगा कि एक क्वेश्चन आया था, राइट द नेम ऑफ 3 एक्टिविटीज़ इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो तीनों एक्टिविटीज़ के नाम लिखने थे, बड़ा सिंपल सा था। ऐसे ही हर साल एक क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का जरूर आता है, या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं बड़े आसानी से लिख दी जाती हैं। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, 3 एक्टिविटीज़ हमें लिखनी होती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बाई इनडायरेक्ट मेथड इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं, आपको उसके आधार पर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तीनों पॉइंट्स हैं। टू डिटरमाइन द सोर्सेज मतलब रिसीव्स, तीनों एक्टिविटीज़ का ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऐसे ही टू डिटरमाइन एप्लीकेशंस का मतलब होता है पेमेंट्स, क्योंकि फंड फ्लो से भी रिलेटेड चैप्टर होता है ये, क्योंकि फंड फ्लो में एप्लीकेशंस और सोर्सेज का सिस्टम बोला जाता है रिसिप्ट्स का। टू डिटरमाइन नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो तीनों एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे तो हमारे पास नेट चेंज क्या हुआ तो उसके बारे में हमें पता लगा लेंगे। और एक्टिविटीज़ बिटवीन द डेट्स ऑफ 2 बैलेंस शीट, 2 बैलेंस शीट्स के बीच में। इंपॉर्टेंस क्या है, फैसिलिटेटिंग एसर्टेनिंग कैश फ्लो। हम फैसिलिटेट्स कर लेते हैं कि क्या हमारे पास कितना फ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। फैसिलिटेट्स प्लानिंग, हेल्प्स इन असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। जो आपको मैंने बताया था लिक्विडिटी क्या है, सॉल्वेंसी क्या है अकाउंटिंग रेशियोज में। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, कंपैरेटिव स्टडी। भाई कैश मैनेजमेंट कैसे आओगे, इनफ्लो हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है, किस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, सारी चीज़ें
एफिशिएंटली, एक कुशलतापूर्वक हम निकाल सकते हैं, कंपैरेटिव कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, जो हमने आपको बताया था पहले कंपैरिजन और कॉमन साइज जो बताए थे, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि पिछले 2 सालों के बीच में दिया जाता है। रीजन्स फॉर कैश पोजीशंस, कैश की पोजीशंस क्या है, लोअर है या हाइयर है कैश बैलेंस है, ये सब चीज़ पता लगा सकते हैं। इवैल्यूएट मैनेजमेंट डिसीजंस, पता लगा सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो फाइनेंस हमारी क्या कंडीशन है, फाइनेंस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका हमारे ऊपर लोन भी बढ़ रहा है, ये भी हमें देखना होता है। अगर हमारे पास एसेट्स का इन्वेस्टिंग का माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, या हम अगर हमारे पास प्लस आ रहा है तो इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा सोल्ड आउट कर रहे हैं अपनी एसेट्स को। डिविडेंड डिसीजंस फैसिलिटेट्स कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस, बहुत आसानी से हम डिविडेंड दे सकते हैं, एंट्रीम डिविडेंड अप्रूव करा है या नहीं करा है, वो सारी चीज़ें। और फैसिलिटेट्स कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस, कैपिटल बजट हम बना के लेके चलते हैं, बजट बना के लेके चलाएंगे कि आगे हम क्या इन्वेस्टमेंट करना है क्या नहीं करना है उसके लिए। अब आती है बात लिमिटेशंस। देखो सबसे पहली चीज़ फर्स्ट लिमिटेशंस इसकी जो वो क्या है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर नॉट शोन। यहाँ पे कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन, केवल कैश का फ्लो देखा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि केवल कैश ट्रांजैक्शन नॉट इज सूटेबल फॉर एन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट नहीं है ये, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जहाँ कैश का फ्लो देखा जाएगा जो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर बनाया जाता है, लेकिन ये इनकम स्टेटमेंट शो नहीं करता है। नॉट इज सूटेबल फॉर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लिए नहीं बताया जा सकता है। हिस्टोरिकल इन नेचर, हिस्टोरिक मतलब इट रीअरेंजेस available information in the income statement and the balance sheet, that thus it is historical in nature. Assessment of liquidity, ये असेसमेंट भी नहीं कर सकता है। as liquidity of the enterprise cannot be determined from cash flow statement alone because it depends on other factors also like current assets and current liabilities. cash and cash equivalents is one of the components of current assets. अब देखो करंट एसेट्स का ही पार्ट है, अब वहीं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास हमारे इनफ्लो और आउटफ्लो में चली जाती हैं, लेकिन ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के पार्ट में अलग होता है, जबकि ये करंट एसेट्स का पार्ट होता है। तो करंट एसेट्स के कुछ करंट एसेट्स अलग ली जाती हैं और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नेट डिक्रीज और इंक्रीज के लिए होता है। एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सही नहीं है तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी सही नहीं बनेगा। डेफिनेशंस दे रखे हैं, की टर्म्स दे रखे हैं, ये आप खुद देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, अब कैश फ्लो को हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे, 3 एक्टिविटीज़ में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। दीज आर डिस्कस्ड बिलो। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पहला ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज़। देखो ऑपरेटिंग, बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो जितने भी नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश आइटम्स हैं वो सब हटा दिए जाएंगे, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो 2 तरीके के हमारे पास कंपनीज होती हैं, एक फाइनेंशियल कंपनीज और एक नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल जहाँ ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल कंपनी जहाँ पे जैसे बैंक्स वगैरह जो हमारे पास जो फाइनेंस को प्रोवाइड कराती हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनी। आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेंगी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी जैसे शॉप वगैरह है या इस तरीके की कंडीशंस हैं उनमें, जहाँ पे गुड्स वगैरह और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो इनफ्लो वाली कंडीशंस बताई जा रही है। इधर ये पेमेंट्स, कैश पेमेंट्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स, वहाँ हमने सेल किया, यहाँ पे क्या किया हमने परचेज। कैश पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, जैसे ऊपर ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव हो रहा है, यहाँ ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करेंगे। कैश पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी एंड अदर पेमेंट्स ऑफ एम्प्लॉई, कैश रिसीव ऑफ प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो। कैश पेमेंट एंड ऑफ एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दीज आर आइडेंटिफाइड विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्या है, इन्वेस्टिंग में जाएगा या फाइनेंसिंग, अगर वो क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज वो ऑपरेटिंग की तरह यूज़ किया जाता है। अगर फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं तो फाइनेंशियल कंपनीज का काम क्या होता है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज़, यही काम होते हैं एक फाइनेंशियल कंपनीज के। इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, ग्रांटेड पेमेंट्स ऑफ सैलरीज, बोनस एक्सेट्रा, एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें। तो मतलब आप लोगों को पहले ये क्लियर होना चाहिए कि नॉन फाइनेंशियल कौन सा, फाइनेंशियल कौन सा है। अब बात आती है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपको कौन कौन सा क्लियर करना है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड और शोन ऑन एज ऑपरेटिंग। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जो ट्रांजैक्शन है जो हम यूज़ करेंगे
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो जैसे कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये आप बता सकते हैं यहाँ से आसानी से कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसमें छांट सकते हैं। तो देखो आंसर दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 9th एंड 10th, ये 5 पॉइंट है आपके। ये आपके किस में जाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी सेकंड, स्टेट अ ट्रांजेक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड और शोन एन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन सा शो किया जाएगा? जैसे पेमेंट ऑफ सैलरीज, बोनस, ग्रेचुटी एक्सेट्रा आर ऑलवेज शोन एन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये 2 एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए। और हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग जैसा आपका नाम है, इन्वेस्ट करना, ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स जो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल, उन दोनों से रिलेटेड होता है। क्योंकि यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, क्योंकि इंटेंजिबल राइट ऑफ होगी तो वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड होगी, क्यों, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग कंडीशंस में चली जाती हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग परचेज कर रहे हैं, तो हम कहीं परचेज कर रहे हैं तो उसका मतलब हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स। एक्विजिशन मतलब प्राप्त करना, डिस्पोजल मतलब उसे खत्म करना। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं लिया जाएगा। जैसे आपको हमने बताया था करंट इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड हो तो वो इन्वेस्टिंग में ही चला जाएगा। अब दीज एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। लॉन्ग टर्म एसेट्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इन्वेस्टिंग में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड ही चलता है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश। मैंने अभी पिछली लाइन में बता दिया था पहले ही कि जो करंट इन्वेस्टमेंट या उसमें नहीं लिया जा रहा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, वो इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट मेड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट बाय एंटरप्राइज बाय विद ए पर्पज टू जनरेट इनकम एंड दस कैश फ्लो। एग्जाम्पल्स क्या हैं? पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग, मैंने बताया था जब हम पेमेंट करेंगे तो रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ डिस्पोजल फिक्स्ड, इंक्लूडिंग कोई बिक रहा है, राइट ऑफ होता है, वो अलग चीज़ है, बेचना और खरीदना यहीं पे आएगा। पेमेंट फॉर परचेज, इस तरीके से आप आसानी से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, कौन कौन सा इसमें आएगा कौन कौन सा नहीं आएगा आप देखेंगे। तीसरा पॉइंट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन। उसका आकार हम देखेंगे क्या चेंज, क्योंकि अगर कैपिटल आएंगे, अगर कोई बिजनेस हम 10 लाख रुपए लगा के शुरू कर रहे हैं तो उसका आकार क्या होगा, और 25 लाख रुपए लगा के कर रहे हैं तो उसका आकार क्या होगा, दोनों में अंतर बहुत होता है। ठीक है, बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस तरीके से हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास क्या दे रखी हैं, यहाँ पे सब कैपिटल से रिलेटेड चलेगा, जिसमें शेयर कैपिटल और कैपिटल या लोन जो हमारे पास चलेंगे, जिससे कि हम आगे इम्प्रूव कर सकें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये आपको सामने दे रखा है कि प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर, लोन्स, बॉन्ड्स, पेमेंट फॉर बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, इस तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको छांटना है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 इस तरीके से आपको देखना है। देखो ऑलवेज वाली कंडीशंस आती हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड हमेशा उसमें फाइनेंसिंग में ही आएगा। इसी तरह एग्जांपल नंबर 7 ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज कैश फ्लो। कैश फ्लो से रिगार्डेड कौन सा नहीं होता है? ट्रांजैक्शन दैट आर मूवमेंट इन बिटवीन इन द आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर नॉट रिगार्डेड एज कैश फ्लो बिकॉज द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज द नेट रिजल्ट ऑफ कैश एंड कैश फ्लो अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नॉन कैश ट्रांजैक्शन, non-cash transaction are those transactions in which flow of cash and cash equivalent does not take place. For example, depreciation, amortization, issue of bonus, ये इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक शॉर्टकट दे रखा है, एक बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट दे रखा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो इनफ्लो कैसे होगा, आउटफ्लो कैसे होगा, उसमें भी 2 केसेस दे रखे हैं, नॉन फाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग। जो मैंने अभी आपको क्लियर किया वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी निकल कर। इसी तरह इन्वेस्टिंग में कैश इनफ्लो कैसे होगा, आउटफ्लो कैसे होगा, इस तरीके से यहाँ पे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 8 आपको क्लियर करना है कौन सी एक्टिविटीज में, जैसे कैश सेल्स है ये ऑपरेटिंग में जाएगी, कैश परचेज है ऑपरेटिंग में जाएगी, इस तरीके से रेंट पेड ऑपरेटिंग में जाएगा, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी चीज़ किस में जानी है। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल नंबर 10
आपको फाइंड आउट करना है कौन सा ऑपरेटिंग का है, कौन सा इन्वेस्टिंग का है, कौन सा फाइनेंसिंग का है। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, सब इलस्ट्रेशन जो आपको दे रखे हैं आपको क्लियर ही करने पड़ेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमें देखने पड़ेंगे। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा, फाइनेंसिंग, तीनों के लिए कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयर्स अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट डैमेज और फिक्स्ड एसेट्स से बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, पेमेंट फॉर बाईबैक ऑफ शेयर। इस तरीके से हम देखेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़। अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारी होंगी तो 3 एक्टिविटीज़ हैं। पहली है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ शुरू होगी, जिसके बारे में पहले क्लियर करा चुका हूँ। पूरी डेफिनेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 मेथड हैं, हम इनडायरेक्ट मेथड ही लेके चलेंगे। अब सबसे पहली स्टेप होती है हमारे पास डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो पहला पॉइंट आएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है। देखो ध्यान से आप देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है उसका जो आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट होगा, एट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है मेड, मतलब करंट ईयर का ऐड हो जाएगा। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर डेबिटेड करे होंगे तो वो जुड़ जाएंगे और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स माइनस होगा, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अगर क्रेडिट होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास पहली स्टेप निकल आएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यहाँ पे केवल इतना है कि इफ स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अगर पॉइंट्स लिया जाएगा 2 बैलेंसेस के बीच में तो हम कैसा करेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, पहले इनका डिफरेंस लेंगे। अब इसमें ऐड क्या क्या करेंगे, डिविडेंड फाइनल ऑफ प्रपोज पेड ड्यूरिंग द ईयर, एंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व से डीआरआर जनरल रिजर्व, जो भी रिजर्व है इनका ट्रांसफर कर रहे हैं वो, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर डेबिट होगा तो ऐड, और रिफंड ऑफ टैक्स माइनस, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट होगा तो लेस। ये पूरा ये वाला टॉपिक आप याद ज़्यादा रखें, उसको इतना ज़रूरी नहीं है, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स में क्लियर कर दिया जाता है। अब हमारे पास डिविडेंड पेड जो हमारे पास दे रखा होगा, एंटरिम डिविडेंड जैसे उसमें बताया कि डिविडेंड पेड में क्या क्या लिया जाएगा, जो 7 days होता है, इट इज़ एडेड टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकालते हैं तो डिविडेंड पेड को, एंटरिम डिविडेंड को हम जोड़ देंगे। तो ऐड टू करंट ईयर प्रॉफिट और शोज एज कैश यूज्ड आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम शो करेंगे तो माइनस में शो करेंगे। इसी तरह प्रपोज्ड एंड फाइनल डिविडेंड इन द करंट ईयर। इसी तरह आगे जब जाएंगे, देखो एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 14, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड। देखो सरप्लस दे रखा है 5 लाख टू 8 लाख, यहाँ पे हमारे पास 30,000। देखो ध्यान से एक बात, आप लोग ऊपर भी ये पॉइंट्स हैं थोड़ा प्रपोज डिविडेंड वगैरह का, ये आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। ये डिविडेंड वगैरह है, ये थोड़ा इसलिए भी मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें भी आ जाती हैं। कंपनीज जब हम कराते हैं कि डिविडेंड वगैरह क्या है, किस तरीके से हम पे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आउटफ्लो इनफ्लो सब देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड। तो 2019 में 5 लाख दे रखा है, 2020 में 8 लाख। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, देखो 3 लाख रुपीज़ कह रहा है ना। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम निकालेंगे तो क्लोजिंग लेस ओपनिंग, तो 8 लाख माइनस 5 लाख इजकल टू 3 लाख। मैं सीधे सीधे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पर्टिकुलर साइड में 8 लाख माइनस 5 लाख इजकल टू, और मेन अमाउंट वाले कॉलम में 3 लाख लिख दूंगा। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, देखो डिविडेंड पेबल दे रखा है 30,000। अब यहाँ पे नीचे दे रखा है डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020, 3 लाख एंड 3,50,000। अब जो प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड होगा उससे हमें मतलब होगा, उस डिविडेंड को हम पेड कर देंगे। तो जो पेड किया था उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकल के आ जाएगा। 3 लाख प्लस 3 लाख इजकल टू 6 लाख। इसी तरह जब अगले पॉइंट्स पे पहुँचेंगे, ये भी हमारे पास दे रखा है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ बीटा लिमिटेड। आपको ध्यान से देखना है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 5 लाख 10% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर दे रखे हैं 5 लाख, सरप्लस दे रखा है 2.5 लाख 2,50,000 एंड 4,50,000, डिविडेंड पेबल 20,000 और प्रपोज डिविडेंड, एंटरम डिविडेंड। आप लोग आज एक बात ध्यान से समझें, वैसे आपको पता होना चाहिए, ये बिजनेस का एक पॉइंट होता है कि अगर क्वेश्चन के अंदर
शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल पर अगर डिविडेंड दे रखा है तो फिर प्रेफरेंशियल शेयर पर देना पड़ेगा, और अगर इक्विटी शेयर कैपिटल पर डिविडेंड नहीं पेड किया है तो जब तक क्वेश्चन के अंदर नहीं गएगा तब तक प्रेफरेंशियल शेयर पर डिविडेंड नहीं देना है। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे। देखो 2,50,000 से 4,50,000, पहले तो ये पॉइंट हमारे पास 2 लाख रुपीज़ का हमारा डिफरेंस आ गया। एडजस्टमेंट में पहुँचो, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर पे दे दिया 19 और 20, 19 का लेके चलेंगे प्रीवियस ईयर का 1,50,000। ये हमारे पास देखो लास्ट इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड प्रपोज डिविडेंड जो दे रखा है, डिविडेंड पेबल 1,50,000। अब देखो एंटरम डिविडेंड 50,000, एंटरम डिविडेंड भी हमने ले लिया 50,000। लेकिन अब आप एक बात बताइए, मैंने आपको क्लियर किया कि अगर इक्विटी शेयर है उस पर दे दिया तो हमें किस पर देना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल शेयर पर। अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो लास्ट ईयर के बैलेंस पर ही हम प्रेफरेंशियल जो अमाउंट है प्रेफरेंस डिविडेंड का वो लास्ट ईयर के बैलेंस पर देंगे। तो पिछली साल का पेमेंट कितना है, पिछली साल का 5 लाख रुपीज़ है, तो 5 लाख का 10% प्रेफरेंशियल शेयर 5 लाख है, और 5 लाख का 10% 50,000 होता है, तो 50,000 डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ये हमारे पास टोटल 2.5 लाख रुपये हो गए, 4.5 लाख। तो 2 लाख और 2.5 लाख कितने हो गए टोटल, 4.5 लाख। इस तरीके से आप 16 वाला एग्जाम्पल कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्या क्या ऐड होना है, क्या क्या लेस होना है आपको पता ही है। देखिए ध्यान से, मैं आपको एक बार और क्लियर करा दूँ। देखो सरप्लस दे रखा है, ओपनिंग माइनस के मतलब लॉस दे रखा है 2 लाख, क्लोजिंग का दे रखा है 5,40,000, मतलब प्लस में आ जाएगा 7,40,000 इस साल का प्रॉफिट। नेक्स्ट प्रपोज डिविडेंड ऐड होगा, लेकिन लास्ट ईयर वाला 2019 वाला 2,10,000। ट्रांसफर फॉर वर्कमैन, ट्रांसफर टू रिजर्व वाला पॉइंट आ गया 1,50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर बिल्कुल 2,30,000, इन सबको जोड़ दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह। एग्जाम्पल नंबर 17 इसी तरीके से 17 है, ओपनिंग क्लोजिंग निकाल लेंगे, ट्रांसफर टू DRR जुड़ेगा, प्रपोज डिविडेंड 2019 बिल्कुल जुड़ेगा, एंटरम डिविडेंड जुड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स जुड़ेगा, और यहाँ पे मेड ड्यूरिंग द ईयर, और इनकम टैक्स पेड अभी इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये लास्ट में जाके लेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस तरीके से आपने यहाँ देखा। इसी तरह ये पूरा क्वेश्चन आ रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 18, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। एसेट्स में दे रखा है, इधर नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमें तो चाहिए एक तो रिजर्व एंड सरप्लस वाला हेड, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए। तो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है 2,10,000 से 2,75,000 से देखो 65,000 ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 लाख से 2,50,000 50,000 ऐड हो रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसी तरह डिविडेंड पेड का उसने टॉपिक दे रखा है, अभी हम पीछे देखेंगे। डिविडेंड देखो नीचे दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और 2019, तो 2019 वाला 80,000 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर सरप्लस दे रखा है 1,10,000 से 1,70,000 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रखा है। ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। अब प्रोविजन फॉर टैक्स रह गया मेरा, तो करंट ईयर का जोड़ देंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी तो करंट ईयर का ऐड होता है, लास्ट ईयर का पेड होता है, लेकिन वो लास्ट में जाके होता है। तो अभी करंट ईयर का ऐड कर लेंगे 1,50,000, तो ऐड कर लिया, बात खत्म। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 19, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 20। आप लोगों के पास बुक हैं, अवेलेबल हैं, तो बहुत आसानी से बुक सामने रखिए और क्लियर कर सकते हैं बहुत इजी कॉन्सेप्ट के तरीके से। कल मैं इससे अगला टॉपिक बताऊंगा।